हेलो साथियों, कैसे हैं? एक बार फिर से आपका सुयान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड जो हमारे फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स है, इसकी जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम जो है मैकेनिक्स जो है हमारी, उस मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो ले रहे थे। बाकी चैप्टर मैं पहले ही करवा चुका हूँ आपको, जैसे कि पता है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो है हमने गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया था, निर्देशांक यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देख लिया था। और देन उसके बाद में हम आगे जाते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो था रोटेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये तक की सारी चीजें हमने देख ली थी। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो अपेरेंट फोर्स है एक तरह का, वो रोटेटिंग की वजह से कौन कौन से होते हैं। एक तो अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक होता है हमारा कोरोलिस फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में देख लेता है। इसका एक एग्जाम्पल भी हमने किया था। ठीक है, आज उसी पे कि अर्थ सरफेस के ऊपर, हाँ, उसके बाद हमने क्या देखा था कि अर्थ सरफेस पे अगर हम ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकते हैं तो उस पर कोरोलिस बल का क्या इफेक्ट पड़ता है, या ऊपर से नीचे कोई चीज गिरती है तो उस पर कोरोलिस बल का क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, अगर हम क्षैतिज में चल रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। वो सारी चीजें हमने देख ली थी, जो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा था। देन उसके बाद में मैंने आपको डेरिवेशन भी करके दिखा दी थी, कोरोलिस फोर्स का फॉर्मूला किस तरह से आता है, किस तरह से हम उसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक और स्पेशल टॉपिक है, नाम से चलता है, जिससे फोको लोलक, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो फोको लोलक, और अगर इंग्लिश में कहते हैं तो फोकाल्ट लोलक जो है, फोकाल्ट पेंडुलम जो है, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। ठीक है, और वो सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। वो याद रखना है बस अपने को। ठीक है, वो अगर याद रहेगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सिंपली कर पाएंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो उसका टाइम पीरियड का क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ये किस पे डिपेंड है, या फिर से वही जो हमारा अभी तक हमने पढ़ा है कोरोलिस फोर्स, ये उसी पे डिपेंड है। तो हिंदी में अगर कहेंगे तो हो जाएगा फोको लोलक, और इंग्लिश में कहेंगे तो FOUCAULT, फोकाल्ट पेंडुलम। फोकाल्ट पेंडुलम यानी कि फोको लोलक। ठीक है, तो फोको लोलक होता क्या है, तो आपको इसके बारे में सिर्फ ये ध्यान रखना है। ये क्या है, लोलक का मतलब क्या है, पेंडुलम का मतलब, पेंडुलम का मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर आप किसी धागे से, किसी रोड से, ठीक है, एक आप किसी पिंड को लटका देते हैं तो उसका मतलब वो क्या बनेगा, वो अपना बनेगा लोलक यानी कि पेंडुलम। तो इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको लटकाते हैं पेंडुलम को, तो इसकी जो रोड होती है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होती है। देन उसके बाद में जो आप उसमें जो नीचे की तरफ बॉब लगाते हैं हम लोग, है ना, लोलक जो लगाते हैं, उस लोलक का वेट कितना है। ठीक है, तो इसमें जो लोलक का वेट होता है वो होता है 28 किलोग्राम। कितना होता है, 28 किलोग्राम। ठीक है, 28 किलोग्राम का क्या होता है, एक लोलक होता है, और ये कितने उस पर लेंथ पे होता है, 70 मीटर की जो लेंथ है उस पर लटका हुआ होता है। कितने मीटर की लेंथ है, 70 मीटर की जो एक रोड होती है उसके नीचे लटका हुआ होता है। ठीक है, और इसका आवर्तकाल, ठीक है, जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, जो इसका आवर्तकाल है, टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कितना होता है, ये टाइम पीरियड जो इसका होता है वो होता है 17 सेकेंड। ठीक है, कितना होता है टाइम पीरियड, 17, यानी कि 17 सेकंड में वो क्या करता है, अपना एक जो है वो चक्कर पूरा कर लेता है, फिर एक दोलन जो है वो पूरा करता है। ठीक है, तो ये जो है, ये आपको सीधे सीधे इसके बारे में पता होनी चाहिए कि फोकाल्ट लोलक की स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि वो कैसा होता है। तो ये इस तरह का जो है वो क्या होता है, हमारा फोको लोलक यानी कि फोकाल्ट लोलक होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बड़ा सिंपल सा याद रखने का तरीका है। अब ये हम इसमें स्पेशल केस क्या है, तो स्पेशल केस क्या है कि जब इसको आप पृथ्वी पे लटकाते हैं, तो ये हमारी अर्थ हो गई, ये सेंटर, और ये इसकी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर हो गई। ठीक है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसपे वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, कोणीय वेलोसिटी से। ठीक है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब मान लीजिए आप यहाँ से किसी एक एल्टीट्यूड पे, यानी कि अक्षांश, यानी कि वो कितना है, लैम्डा पे, आप क्या करते हैं, उस फोको लोलक को लेके जाते हैं। ठीक है, इस फोको लोलक को क्या करते हैं हम, यहाँ पे किसी भी एक जो हमारा एल्टीट्यूड है इस पे लेके जाते हैं। ये हमारा पॉइंट O हो गया, और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, P हो गया। ठीक है, जब आप इसको इस पे लेके जाते हैं तो क्या होता है कि ये एंगल कितना बन रहा है, लैम्डा, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 90 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट के ऊपर ये इस तरह से बनाता हूं प्लेन, ठीक है, तो क्या होगा, इसका कंपोनेंट अगर मैं यहां लेता हूं तो ये देखिए ओमेगा कैसे होगा, ये एक बार मैं थोड़ा सा ये ऐसे बना देता हूं, सॉरी,
ये अगर मैं ओमेगा इस तरह से बनाता हूँ तो ये ओमेगा होगा मेरा यहाँ पे। इसका कंपोनेंट मैं अगर यहाँ लेता हूँ तो ये कंपोनेंट कितना है 90 माइनस लेमदा, ठीक है। यहाँ कंपोनेंट लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा कोस 90 माइनस लेमदा, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, ओमेगा साइन लेमदा। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट कितना हुआ, ओमेगा साइन लेमदा। तो इसका मतलब फोकल ओलक के ऊपर इफेक्टिव जो आपका कोणीय वेग है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी है, ओमेगा नहीं होकर कितना होगा, ओमेगा साइन लेमदा होगा। जिस अक्षांश पर हो, जिस एल्टीट्यूड पे हो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ किसके लिए, फोकल ओलक के लिए, अगर मैं क्या निकालता हूँ, टाइम पीरियड निकालता हूँ, तो वह टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अपने पास ओमेगा कितना होगा, इसको मान लीजिए ओमेगा डैश लिख देते हैं, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लेमदा। ये क्या है मेरे पास फोकल ओलक के लिए ये, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या मिला, फोकल ओलक के लिए टाइम पीरियड। अब मुझे क्या पता है ये किसके लिए है, अर्थ के लिए। तो अर्थ के लिए जो है टाइम पीरियड वो कितना होता है, ई अर्थ लिख लीजिए, कितना होता है 24 घंटे, एक सेकेंड, कितना होता है 24 घंटे, है ना, 24 आवर, ठीक है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा अर्थ के लिए, तो ओमेगा जो है यहाँ पे वो हो जाएगा 2 पाई अपॉन ये, तो कितना आया 2 पाई अपॉन, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए 24, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जो फोकल ओलक के लिए टाइम पीरियड आएगा टी, ये E4 क्या अर्थ, है ना, एक ई का है अर्थ के लिए, ये लिख देता हूँ, चलिए ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अर्थ के लिए। तो टी बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई, इसमें वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ओमेगा के लिए क्या रखेंगे 2 पाई अपॉन 24 एंड साइन लेमदा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आ गया 24 अपॉन साइन लेमदा, ठीक है। 24 अपॉन साइन लेमदा किसमें, आवर में, यानी कि घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब दोलन के घूर्णन की दर निकालनी, सपोज कर लीजिए कि जो इसका प्लेन है ना, इसका प्लेन, किसका प्लेन, फोकल ओलक का जो प्लेन है वो पर कितना, उसके घूर्णन की दर का मतलब क्या है कि रोटेशन की जो उसकी रेट है वो क्या है, ठीक है। अगर मुझे क्या निकालना है यहाँ से इसी इक्वेशन से कि रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन। अब रेट ऑफ रोटेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रोटेशन का मतलब है मेरे पास ओमेगा डैश, किसके लिए, फोकल ओलक के लिए। जैसे टी डैश था उसे क्या निकालना, मुझे ओमेगा डैश निकालना है, ठीक है। ओमेगा डैश निकालना, तो ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, ठीक है, रोटेशन की रेट के लिए, तो वो मैं यहाँ से लिख दूंगा। अच्छा, इसको ओमेगा डैश लिख लीजिए, ये आपने रोटेशन की रेट जो है उसकी मान लो कि पर डिग्री सेल या पर डिग्री या कह सकते हैं कि डिग्री पर टाइम, है ना, डिग्री पर टाइम क्या हो रहा है वो मुझे फाइंड आउट, या डिग्री पर सेकंड या डिग्री पर और क्या है वो मुझे फाइंड आउट करना है इसमें। तो निकाल लेते हैं, ये ओमेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, टी कौन सा, ये वाला। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फोकल ओलक की बात कर रहे हैं, ना कि फोकल ओलक का जो है वो टाइम पीरियड कितना है, वो ये टाइम पीरियड है। अब मैं ये क्या निकालना चाह रहा हूँ कि टाइम पीरियड मेरे पास आ गया, ठीक है। अब उसका जो प्लेन है वो क्या हो रहा है, लेमदा पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, तो वो कितने डिग्री से घूर्णन कर रहा है ना, रोटेशन कर रहा है, वो रोटेशन निकालना है। रोटेशन कितने डिग्री से कर रहा है, तो रेडियन पर सेकंड निकालते हैं। रेडियन पर सेकंड का मतलब क्या होता है, ओमेगा, तो हम ओमेगा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं यहाँ इसके लिए, है ना। तो ओमेगा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये सारी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो जैसे ही वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, टी, अपना टी आ गया, ये रहा, है ना। तो ये टी रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये रखेंगे तो साइन लेमदा ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई साइन लेमदा अपॉन 24, 2 पाई साइन लेमदा अपॉन 24, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पर घंटा में निकालना है, तो कितना है 24 में, ठीक है। तो पर घंटा मुझे निकालना, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 डिग्री, है ना। इसको भाग दे देते हैं एक बार, में ऐसा करता हूँ, 2 × 3.14 साइन लेमदा डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 15 डिग्री साइन लेमदा, 15 डिग्री साइन लेमदा पर हॉर, ठीक है। कि 1 घंटे में जो आपका है वो कितना डिग्री घूम जाएगा, 15 डिग्री प्रति घंटा ये घूम जाएगा। क्या होगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो इसका जो रोटेशन है वो किस पे निर्भर करेगा, एक तो निर्भर करेगा किस पे, लेमदा पे, ठीक है। अगर मान लीजिए लेमदा कितना है
यहाँ है तो साइन लेमदा कितना हुआ, यहाँ पे 0, भूमध्य रेखा पे कितना 0, तो इसका मतलब क्या है, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0, यानी कि अगर भूमध्य रेखा पर आप क्या ले रहे हैं, फोकल लोलक को ले रहे हैं, तो उस पर कोरिलेसिस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका जो भी अपन टाइम पीरियड निकालेंगे उस पर लेमदा का एल्टीट्यूड का कोई डिफरेंस, वो उसका इफेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे आ जाइए यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ चलते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ जाते हैं इसका मतलब साइन कितना 90, तो इसका मतलब कितना, यहाँ अगर आप ध्रुव पे है, पोल पे है, तो आपके फोकल लोलक जो है वो क्या होगा, हर 15 डिग्री, हर 1 घंटे में 15 डिग्री क्या होगा, उसका तल घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, 15 डिग्री से उसका तल घूम जाएगा। और अगर बाकी किसी एंगल 60 पे है तो आप साइन इसका 60 की वैल्यू निकालिए, 60 की, 30 पे 30 की वैल्यू निकालिए, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी जो है वो वैल्यू कम या ज़्यादा होती जाएगी रोटेशन की। ठीक है, उसके प्लेन के रोटेशन की, मान लीजिए ऐसे रोटेशन हो रहा है ना, तो इसका क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर बाद में क्या होगा, इसका ये रोटेशन जो है वो चेंज होता रहेगा ना प्लेन। अभी तो क्या हो रहा है भाई, अल्टीमेटली दोलन का मतलब क्या है, रोटेशन का, सॉरी उसका हार्मोनिक ऑसिलेटर का ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि इस तरह से ये रोटेशन करे। ठीक है, तो ये कौन सा है, प्लेन ऑफ रोटेशन। अब अगर टाइम के साथ साथ ये ऐसे करने लग जाए, फिर ऐसे करने लग जाए, फिर ऐसे करने लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है। तो प्लेन ऑफ रोटेशन जो है वो कोरिलेसिस बल के प्रभाव में, यानी कि इसके इफेक्ट में चेंज हो रहा है। और कितना हो रहा है, 15 साइन लेमदा डिग्री पर सेकंड। इनका मतलब क्या है कि लेमदा पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि एल्टीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है कि वो उसकी रेट क्या होगी पहले तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये चीज पता है, कौन सी, कि इसके लिए ओमेगा कितना होगा, तो बाकी चीजें तो मैंने क्या की है, सिंपल आप ये कैलकुलेशन करके उससे सॉल्यूशन करके निकालिए। टाइम पीरियड क्या होगा, 24/sin लेमदा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा 2π/t रखेंगे, इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन मैंने क्यों कराए, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, या फिर इसमें सिंपल सा लेमदा देख के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फोकल लोलक स्पेशल नाम देख के। ठीक है, तो फोकल लोलक नाम देंगे तो आप सब चीजें आपके अंदर, इसके अंदर आएगी, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है कोरिलेसिस बल का प्रभाव वाला मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया। अब मैं 1-2 क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, है ना, कि कोरिलेसिस बल का हमने कल एक ही क्वेश्चन किया था, हमारा टाइम पूरा हो गया था, काफी लंबा वीडियो हो गया वो। तो अब मैं 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको और करवा देता हूँ, देन उसके बाद हम चलेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। कल एक क्वेश्चन हमने देखा था, वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, इससे एक आगे, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप समझिए इसको। ये कह रहा है कि एक चींटी किसी पहिए पर, है ना, क्वेश्चन में गिवन लिख देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब भी फिजिक्स में क्वेश्चन करो न्यूमेरिकल, तो गिवन लिखना जरूरी है बोर्ड पे, है ना। गिवन लिखोगे तो आपका आधा काम तो वही हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा फॉर्मूला कौन सा लगना है, रिलेशन किन किन के बीच में मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक चींटी किसी पहिए पर, है ना, एक समान चाल v से त्रिज्यक दिशा में केंद्र के परिधि से, अच्छा वेलोसिटी कितनी दी है, चींटी की वेलोसिटी दी है v। चलिए, ये क्या हो गया मेरा वेग, यानी कि वेलोसिटी हो गया। देन उसके बाद में लिखा है, रेंग रही है, पहिया ऊर्ध्वाधर अक्ष के परिधि एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, यानी कि पहिया जो है वो ओमेगा से रोटेशन कर रहा है। ये मेरा रोटेशन हो गया, रोटेशन ऑफ व्हील, पहिए का रोटेशन। चलिए नेक्स्ट, चींटी पर लगने वाले समस्त बलों की गणना कीजिए। समस्त बल मतलब, अब देखिए, अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे करना है ये। यदि चींटी तथा पहिए के मध्य घर्षण गुणांक, अच्छा इसमें आपने हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो हमें दिया है, वो कितना दिया है, म्यू दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हो तो अक्ष से उसकी दूरी का परिकलन कीजिए जिस चींटी फिसलने से पहले तय करेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से। पहले तो क्या है, इसका डायग्राम बनाता हूं मैं अच्छे से, क्योंकि डायग्राम के बिना थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन के लिए हालांकि एग्जाम में डायग्राम दिया हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको किस लिए बनाना है कि डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है अपनी। यहाँ पे देखिए, पहला क्या कह रहा है कि एक व्हील है। ठीक है, तो ये मान लीजिए व्हील है। इस व्हील में क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसमें ये कहा गया है कि व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, ओमेगा रोटेशन से, ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है इसके एक्स से निकलने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये मेरा क्या हो गया, मान लीजिए व्हील है, और ये क्या है, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक है, तो इसको ऐसे मान लेते हैं, हाँ यही मान लेते हैं, नीचे तक नहीं निकालते। तो ये जो है इसकी, ये O हो गया, इससे ये परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। ठीक है, व्हील में क्या है, तारियां लगी हुई है। तो मान लीजिए ये हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। रोटेशन किस में हो रहा है, जेड एक्सिस में हो रहा है, ओमेगा से। यहाँ से क्या करती है, ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक चींटी केंद्र से चलना स्टार्ट करती है। तो हमने क्या किया, इधर चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किस वेलोसिटी चलती है,
v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। अब जब ये v वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, वो क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि ये क्या करेगी, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इसका क्या बढ़ेगी, जो रेडियस है आपकी ये बढ़ती जाएगी, पहली बात तो। दूसरा, हमने क्या किया है, एक्स वाई जेड जो है ये हमने फिक्स कर दी, ये एक्स वाई जेड हमने क्या किया, फिक्स कर दिए। अब ये व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, साथ में ये चीटी भी चल रही है, व्हील क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारा एक्सिस यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, एस कह रहे हैं, वो कौन सा है, ये, और ये व्हील क्या है हमारा, एस बेस है। आ गया, एस बेस क्या कर रहा है, एस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है और उसके अंदर पार्टिकल चल रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, एस के रेस्पेक्ट में एस बेस रोटेट कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर जो ये पार्टिकल हमारी चीटी है, ये चीटी क्या कर रही है, पिंड जो है हमारा वो चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कौन सा केस है, जिसके अंदर चीटी का वेग होगा वो पिंड का वेग होगा, इसका जो वेग है एस बेस का वो किसका वेग होगा, वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वेग होगा। ये जो वेग है ये किसके लिए होगा, ओमेगा जो रेखा वो इससे रोटेशन कर रहा है। तो कुल मिला के क्या है, एक झड़कती फ्रेम के रेस्पेक्ट में दूसरी रोटेशन कर रही है, उसमें पिंड है, तो इसका मतलब सीधा सीधा कौन सा हो गया, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला केस हो गया। तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला केस हो गया, इसका मतलब वहां पे क्या लगेगा, जब भी ऐसा केस आए तो क्या लगेगा, वहां पे कोरोलिसिस फोर्स भी लगेगा और अपकेंद्रीय बल भी लगेगा। तो कहने का मतलब इसने क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि चीटी और पहिए के मध्य घर्षण गुणांक है तो, अच्छा, चीटी पर लगने वाले समस्त बलों की गणना कीजिए। पहले क्या कहा है, चीटी पर लगने वाले समस्त बलों की गणना कीजिए। तो गणना करने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, दो चीजें, कोरोलिसिस फोर्स चाहिए, ठीक है, और क्या है, अपकेंद्रीय बल है, और तीसरा कौन सा है, फ्रिक्शन वाला फोर्स है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कोरोलिसिस फोर्स के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो वी डैश चाहिए और एक आर चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर वी डैश की बात करता हूँ तो वी डैश कितना होगा मेरा इसके लिए, अगर मान लीजिए मैं वी डैश की बात करता हूँ तो वी डैश कितना हो जाएगा, वी डैश हो जाएगा मेरे पास वी आई के, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि चीटी का वेग कितना है, किसके रेस्पेक्ट में, वी डैश के रेस्पेक्ट। भाई ये जब अगर मान लीजिए वी वेग से चल रही है इस ताड़ी के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ताड़ी का जो एक्सिस हम ले रहे हैं ये एस डैश में तो चल रही है, और किस डायरेक्शन में चल रही है, एक्स में, और एक्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना उसके साथ में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला केस। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, ओमेगा। ओमेगा कितना होगा, किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, तो कितना हो गया, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, ओमेगा और के। ठीक है, और क्या चाहिए, आर चाहिए। आर क्या होगा, आर की अगर बात करते हैं, आर का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है हमारी, डिस्टेंस भी किधर जा रहा है ये पार्टिकल, ये जो चीटी है ये किस में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर हमारा एक्स इंटू आई कैप, वाई जेड में नहीं जा रही है, ऊपर की ओर भी नहीं जा रही है, इसमें भी नहीं जा रही, किसमें जा रही है, हमने एक्स एक्सिस की तरफ, कोई भी मान लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कर सकते थे, अगर वाई मान लीजिए तो उनमें क्या, ताड़ी की तरफ जा रही है, तो मान लीजिए वो इधर जा रही थी, तो ये थोड़ी इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे जे और जे आ जाता, और ये तो के का के रहता, उसके लिए अलग इक्वेशन। अल्टीमेटली आपको जो लास्ट में फाइनल आंसर मिलने वाला है ना, उसमें सदिश नहीं आएगा, है ना, उसमें आपको क्योंकि एक्स निकालना है ना। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए एक्स निकलता उसमें वाई निकल जाता, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, लास्ट का जो आंसर आना वो सेम आना, उसके अंदर एक्स वाई जेड या फिर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, वो समतल में गति कर रही है। हम एक ताड़ी का केस मान रहे, ताड़ी को हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया, आप वाई में मान के करोगे तो भी सेम आंसर निकलेगा, आप करके देख लेना। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सबसे पहले कौन सा आता है, पहला आता है कोरियोलिसिस बल, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। ठीक है, रख दीजिए सारी वैल्यू, तो 2m, m मान लीजिए क्या है इसका मास, गिवन नहीं है, तो m मान लीजिए, गिवन होना चाहिए था वैसे तो, क्योंकि इक्वेशन में मास को ले रखा है, तो m क्या है इसका, सपोज कर लीजिए मास है। ठीक है, तो यहाँ से अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओमेगा के कैप मल्टीप्लाई यानी कि कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट, और v तो कितना है, v आई कैप, तो माइनस का 2m ओमेगा v के क्रॉस आई कैप। के क्रॉस आई कैप क्या होता है, ये आपको पता ही है, आई, ठीक है, जे और के क्रॉस आई कैप, तो के क्रॉस आई कैप मतलब उल्टा आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस जे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2m ओमेगा v और जे कैप। पहला फोर्स कौन सा हुआ, जो हमारा कोरियोलिसिस फोर्स कितना हो गया ये, दूसरा क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फ्यूगल, सॉरी पिटल क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, तो वो क्या होता है m ओमेगा क्रॉस आर, यही था।
ओमेगा क्रॉस आर, ये क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दीजिए। अच्छा माइनस में भी था है ना, माइनस में, तो माइनस का एम ओमेगा कितना है, ओमेगा, फिर ओमेगा, और फिर, क्योंकि पहले किसको करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये दिमाग में रखना, ठीक है, पहले कौन होगा, ये मल्टीप्लाई, देन उसके बाद में ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ये लगा दीजिए। आर कैप कितना हमारा, ये है एक्स आई कैप, ठीक है। तो कुल मिला के माइनस, ठीक है, ये सारा कॉमन आके तो ओमेगा स्क्वायर आर कर देता हूँ इसको, तो अंदर क्या है, के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, किसको, के को आई से, जब के आई से क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, के इंटू आई, यहाँ गलती कर दी क्या, यहाँ गलती कर दी हमने, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा ना, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे, है ना, के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे, तो ये के क्रॉस आई करेंगे जे, तो माइनस का आ गया। यहाँ पे भी ये के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे, है ना, तो ये जे आ गया। फिर के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे इसमें उल्टा जा रहा है ना, इसमें उल्टा जा रहा है तो क्या आएगा, माइनस आई, तो माइनस आई को यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आर और आई कैप, ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। ये आ गया 2m ओमेगा वी जे कैप माइनस में ना, ये ध्यान रखना, पहले हमने वो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, के इंटू क्या कर रहे हैं, आई कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, के इंटू आई करेंगे उसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो किस में आएगा, इसी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए यहाँ से, तो ये हमारा पास क्या आ गया, कोरिलेटिव फोर्स, ये आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, दोनों हमने फोर्स यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है भाई, और दूसरा क्या है, फिर कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, अगला कौन सा है मेरे पास, चलिए यहीं लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाता है, फ्रिक्शन तो सीधा सीधा म्यू एम जी, यही करते हैं ना, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एम जी, क्योंकि इस ताड़ी पे बैठा हुआ है, इसका मास कितना है एम, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, एम जी, ठीक है, ऊपर की ओर क्या लगेगा, ये फोर्स। अब ये मूव किधर कर रहा है, क्योंकि जहाँ इस तरफ रहा है तो फ्रिक्शन किस तरफ होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, क्या होता है, क्या होता है, म्यू एन, और एन किसके बराबर है यहाँ पे, एम जी के, तो कितना मिला, म्यू एम जी। अब ये चीज़ें आपको मैं वापस बतानी नहीं पड़ेगी, ये बहुत करा दी मैंने आपको ना, जब आप उसमें जाएंगे किसमें, फ्री बॉडी डायग्राम वाला जो हमारा चैप्टर है, तो जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जो मैंने आपको खूब करवा रखे हैं ऐसे, है ना, ये तो सबसे सिंपलेस्ट वाला केस है, तो उसमें अंदर कितना होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा था वो कितना होता है, म्यू एम जी होता है। तो कुल मिला के कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 बल इस पे लग रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि चींटी के फिसलने से पहले, जैसे चींटी यहाँ से आगे प्रारंभ होती है चलना, तो देखिए चलना प्रारंभ हो रही है, वेग तो इसका कांस्टेंट, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी, इसकी चेंज होती जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी कौन सी आ रही है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी, अच्छा ये ओमेगा आर नहीं ओमेगा एक्स है ना, ये ध्यान रखना ना, ये कितना हमारा एक्स है ना, तो ये कितना ओमेगा एक्स, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी कितनी, कोरिलेटिव बल की डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी नहीं है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी किसकी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किस तरफ लग रहा है, आई कैप की तरफ लग रहा है, तो ये क्या लग रहा है, आई कैप की तरफ, ये किधर लग रहा है, ये लग रहा है जे कैप की तरफ। ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों क्या है, ये हमारे वो फोर्स है जो क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ मोशन करवा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, कौन सा, तो ये तो कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे चींटी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते 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 एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इन दोनों बल जो कि कौन से हैं, जो बाहर की ओर ले जा रहे हैं इसको ना, सेंटर से दूर की ओर ले जा रहे हैं, इन दोनों फोर्स की जो वैल्यू है कुल मिलाकर इस जो अपना कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, इसके बराबर हो जाएगी। जैसे ही बराबर होगी उसके बाद चींटी क्या होगी, फिसलना प्रारंभ कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम जो है वो इसके क्या होना चाहिए, इक्वल में आना चाहिए, ठीक है। तो कर दीजिए इन दोनों का सम इसके इक्वल में। तो पहले तो मैं टोटल फोर्स निकाल लेता हूं ना, अच्छा इसको अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, माइनस आई कैप की तरफ लगेगा, क्योंकि इसको रोकने की कोशिश करती है, माइनस आई से दोनों हो सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको एक बार यहाँ पे रोक देता हूँ, टोटल फोर्स में अभी देखता हूँ क्या है, वो डिपेंड करेगा ना। तो आप ये देखिए टोटल फिक्टिशियस फोर्स है ना, टोटल जो फिक्टिशियस फोर्स है हमारा वो कितना हो जाएगा, वो इन दोनों का सम, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका मैं क्या लेता हूँ, सम लेता हूँ, तो सम क्या हो जाएगा, पहले लिखूंगा ये आई कैप वाला, तो m ओमेगा स्क्वायर एक्स आई कैप माइनस इधर क्या आ रहा है 2m ओमेगा v और j कैप, ठीक है। इसका मुझे क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट वो वेक्टर फॉर्म में तो रखना नहीं है, मुझे x निकालनी है, x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा,
इसको मैं एफ फिक्टिशियस है तो फिक्टिशियस को अपेरेंट भी लिखते हैं, तो इसको इस तरह से लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, फोर्स हो गया। ठीक है, ये निकालते इस तरह से इसको। अब ये फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर। तो कंडीशन क्या है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी या फिर जहां पे ये फिसलना स्टार्ट कर देगी ना, वो लिख देता हूं, है ना। जब चींटी फिसलना शुरू करेगी, कब करेगी, जब आपका जो ये फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन को एफ से लिख देते हैं ना, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाए, इस एफ के बराबर हो जाए। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा म्यू एम जी किसके बराबर होना चाहिए, एम स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर टू द रूट के। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर। एम स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है एक्स, तो इसको इस तरफ ले आइए, तो ओमेगा टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा टू द पावर 4। सॉरी रूट छोड़ो, पहले ये लिखो। अगली बार में एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो गया, अब ये पूरे का रूट कर दीजिए, या इसका ऊपर वाले का रूट कर दीजिए, बाकी नीचे तो क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा ना, सॉरी वो है तो ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। ये आपके पास क्या मिलेगी, फाइनल इक्वेशन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा, बड़ा कोई समस्या वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है सिंपल। क्या करना था इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं। देखो इन क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको इसे लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया गया, लेकिन जब आप इसकी ये कंडीशन लिख लोगे एक बार, देन उसके बाद आपको सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा, फिजिक्स के अंदर आपको इक्विलिब्रियम जो भी चीजें होती है, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। यहाँ इक्विलिब्रियम आपको उस जो हमारा मोशन है, उस मोशन की या जो सिचुएशन दी गई है उसको विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, उसकी पिक्चर आपके दिमाग में बननी चाहिए। अगर पिक्चर आपके दिमाग में बन जाती है देन उसके बाद आप सोल्यूशन जो है वो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा, मेरी तरह कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए। ठीक है, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, हालांकि मैं थोड़ी देर बाद निकाल देता हूँ हाँ यार या तो ये गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो आप वो कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, उसके लिए प्रैक्टिस अच्छे से करें। मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाती क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन पहले घर पे करूँ, देन उसके बाद मुझे जो अच्छा सा लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, या फिर जिसमें कंसेप्ट हो कि हाँ यार इसमें कुछ कंसेप्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन जैसे मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ना। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में पहले से ही वी दिया होता, ओमेगा दिया होता, पूछा कोऑर्डिनेशन फोर्स निकालिए, नाम से पूछ लिया तो आप अपने आप निकाल लेते। इस क्वेश्चन में क्योंकि फ्रिक्शन को भी अंदर लिया गया है, देन उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट करनी थी, तो कुछ कंसेप्ट था इसके बीच इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको लिया। यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए दिया होता कि आप कोऑर्डिनेशन बल निकालिए तो शायद मैं क्वेश्चन को नहीं कराता, क्योंकि ये कंसेप्ट है इसके अंदर, इसलिए मुझे वो कराने की जरूरत पड़ी है आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं है जो और देख लेता हूँ कुछ ऐसा क्वेश्चन जरूरी हो तो। वैसे कुछ अब ऐसे क्वेश्चन है नहीं, अगर मैं फोकल डोलक पे अगर क्वेश्चन कराना चाहूँ तो आप कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर करा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके अंदर। करेंगे क्या, वो कहेंगे कि अक्षांश या ध्रुव पे निकालिए या 60 डिग्री पे निकालिए, वो निकालिए, तो वो दो फॉर्मूले के अंदर आपको सिर्फ वो वैल्यू रखनी है, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा उसमें है नहीं। क्योंकि तो मैं उस पर जाऊँगा नहीं, सिंपल सा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत लेंदी है, उसे हमें कंप्लीट भी करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, क्या कहा था कि मैं साथ साथ में चलूंगा। साथ साथ का मतलब हम बीएससी और जो भी बीएससी और इसमें कॉमन है या फिर लिंक्ड जो टॉपिक है उन सबको साथ करेंगे। देखिए 2 या 3 वीडियो लेक्चर के अंदर, यानी आने वाले 2 वीडियो लेक्चर के अंदर आपका बीएससी की जो मैकेनिक्स है वो भी पूरी हो जाएगी, और 11 का जो मैकेनिक्स का पार्ट है, यानी कि बहुत लंबा जो पार्ट था, एक बुक मान लीजिए 11 की, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हम जो चलेंगे वो मेरे हिसाब से हम
12th वाला जो पोर्शन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है वो देखेंगे ना। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी मैं आपको उसी क्रम में आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पोलराइजेशन वगैरह सब उसके एक साथ ही पढ़ेंगे, ताकि क्या वो एक दूसरे से लिंक्ड होता चलेगा कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में ना। तो आप उसको करते जाएंगे, मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह सब। तो हो सकता है 20-25 वीडियो जो है उस पर बनेंगे, लेकिन उसके अंदर आपकी 12th का जो पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला वो कंप्लीट हो जाएगा, मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और देन उसके बाद में हमारा जो बीएससी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 20-25 या 30 वीडियो मान लीजिए, उसके अंदर हम वो सारा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो की काउंटिंग पे मत जाइए, ऐसा नहीं कि 25 वीडियो बन गए, 50 वीडियो बन गए, बना बहुत छोटे छोटे वीडियो रहे हम, है ना। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ही कंसेप्ट ले रहा हूँ, जिससे कि आपको क्या होगी, मिक्सिंग नहीं हो बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। आज स्टार्ट कर देते हैं, अभी हमारे पास टाइम खूब पड़ा है। ठीक है, तो चलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर इसको सीधा सीधा हम कहें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह देते हैं, स्पेशल बाद में ले लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब आपेक्षिकता का सिद्धांत। अब ये आपेक्षिकता का सिद्धांत होता क्या है वो समझिए, कि जब हम मोशन की, अभी तक हमने बात जहाँ पे भी जितना भी आपने पढ़ा है, जब हम मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो मोशन में क्या कहते हैं, मोशन में सबसे पहले हम ये चीज़ कहते हैं कि जो भी गति है, जो भी मोशन है, वो कभी भी हम जब भी लिखते हैं जिसमें लिखते हैं रिलेटिव लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई क्वेश्चन अभी हमने जैसे इससे पहले काइनेमेटिक्स से किया, हम क्या कहते हैं कि कोई गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो 10 किलोमीटर पर आवर दिया, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में दिया, अर्थ के रेस्पेक्ट में दिया। जब तक कोई रेस्पेक्टिव पॉइंट नहीं होगा, यानी कोई रिलेटिव पॉइंट नहीं होगा, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगी, तो हम कभी भी गति को डिफाइन नहीं कर सकते। ये किसने कहा था, ये हमारा आइंस्टीन जो है हमारे आइंस्टीन भाई साहब, उन्होंने ये कहा था कि हम कभी भी इस तरह की चीज जो है, या फिर हम कह सकते हैं इसको कहते हैं निरपेक्ष। अगर मान लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है और मैं सीधा सीधा कहता हूं कि 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर, जब तक कि मैं ये नहीं कहता हूं किसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में है, तब तक उस 10 किलोमीटर पर आवर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, हो सकता है 10 किलोमीटर पर आवर अर्थ के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो उसके साथ में मान लीजिए कोई गाड़ी में बैठा, तो उसके रेस्पेक्ट में गाड़ी कितनी चल रही है, 0 से चल रही है। समझ रहे हो ना। तो जैसे ही आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, यानी कि आपने रिलेटिविटी चेंज की, तो रिलेटिव यानी किससे आपने संबंध चेंज किया, तो उसके बाद अकॉर्डिंग क्या हुआ, इक्वेशन भी या फिर मोशन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मोशन जो होता है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। निरपेक्ष मोशन यानी कि एब्सोल्यूट मोशन का कोई अर्थ नहीं है, एब्सोल्यूट मोशन कभी भी नहीं हो सकता है। इसी से जो है हमारा ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आगे बढ़ती है। तो ठीक है, इसके दो सिद्धांत थे, थ्योरेटिकल हमें नहीं जाना क्योंकि ना पूछने वाले हैं। दो सिद्धांत, पहला था आपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत और दूसरा था आपेक्षिकता का जो है हमारा विशेष सिद्धांत। ठीक है, सामान्य सिद्धांत में अगर आप जाते हो जो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, हायर एजुकेशन जब अपन उसमें पढ़ते हैं, ठीक है, या स्पेशल वो हम कोर्स लेते हैं तब हम उसमें पढ़ते हैं किताब में, तो वो पूरा का पूरा जो हमारी जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स की ग्रेविटी पे जो है उस पर निर्भर वाला जो इक्वेशन वगैरह सॉल्यूशन हम करते हैं उसका। ठीक है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम ये मानते हैं कि अभी तक मैंने क्या कहा कि किसी भी वस्तु का या किसी भी जो हमारे पास पिंड है उसका निरपेक्ष जो मोशन है वो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ फिर एक चीज और डाल दी जाती है, निरपेक्ष गति। वो किसकी डालते हैं, वो डालते हैं प्रकाश के वेग यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो निरपेक्ष है। दूसरा सिद्धांत जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें क्या कहा गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, निरपेक्ष है, यानी कि एब्सोल्यूट है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। किसी पर डिपेंड नहीं करती मतलब अगर मान लीजिए कोई लाइट का वो जो ऑब्जेक्ट है और कोई मान लीजिए लाइट का सोर्स है, वो अगर मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, चाहे वो दूर जा रहा हो चाहे पास जा रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप सोर्स को दूर ले जा रहे हो चाहे किसी और चीज को, हर एक केस के अंदर जो उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लाइट की वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, निश्चर यानी कि इनवेरिएंट रहेगी। वो क्या रहेगी, हमेशा सी ही रहेगी। जो हम पढ़ते हैं ना ये सी, वो हमेशा क्या रहेगी, सी, यानी कि नॉर्मली अगर इक्विवेलेंट में लिखूं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। उस पर मीडियम के, उस पर जो है मीडियम मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब क्या है, अभिगत का मतलब है जिसे मानकर अगर हम थ्योरी डेवलप करते हैं तो उससे आपके रिजल्ट जो आते हैं वो क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। समझ पा रहे हो। अगर मुझे कोई पूछ ले, आपको कोई पूछ ले कि आइंस्टीन ने ऐसा क्यों कहा, ये इसका प्रूफ बताओ मुझे, तो इसका प्रूफ नहीं होता। जब भी कोई अभिगत की बात हम करते हैं पोस्टुलेट, तो पोस्टुलेट का कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, बस पोस्टुलेट को मानकर चलते हैं तो एक थ्योरी डेवलप करते हैं, तो वो क्या करती है, जो भी रिजल्टेंट, जो भी हमारे रिजल्ट है या जो भी फिनोमिना है नेचर के, उनको डिफाइन कर देती है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं इसके ऊपर। तो इसके अंदर जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट उसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके अलावा
और भी बहुत सारे जो ईथर का जो हाइगेन ने ईथर के बारे में बताया था कि ईथर होता है सब जगह, उसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं करते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, हम सीधा सीधा किस पे चलते हैं, हम चलते हैं हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके कोर्स में नहीं तो वो पढ़ना नहीं है, तो हमें क्या चलना है, हमारा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो सिद्धांत है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसका एक जो है पार्ट है ना। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके दो बिगड़े, ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब पोस्टुलेट। पहला जो पोस्टुलेट ये कहता है कि जब हम मुक्त आकाश की बात करते हैं और वहाँ कोई भौतिक घटना घटित होती है, ठीक है, अगर मुक्त आकाश की बात करते हैं वहाँ क्या होती है, कोई भौतिक घटना घटित होती है, तो उसके अंदर जो है सपोज कर लीजिए एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र अगर मान लीजिए एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके अंदर गति के समीकरण में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब समझिए, बस बड़ा सिंपल, हमने प्रूव किया अभी। जब गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा तो हमने क्या कहा था, जब गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा तब हमने ये कहा था कि जब एक निर्देश तंत्र दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा था वो मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो न्यूटन के नियम क्या थे उसके अंदर, क्योंकि जड़त्वित है, तो जड़त्वित है, इसका मतलब न्यूटन के नियम क्या थे उसके अंदर, न्यूटन के नियम वैलिड थे, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, उसमें हम क्या लेते हैं, हमेशा फोर्स लेते हैं। तो वहाँ फोर्स क्या आ रहा था, एफ डैश और एफ दोनों बराबर आ रहे थे, यानी कि जो आपका एक्सेलरेशन है ए वो ए डैश दोनों क्या रहते बराबर, वेलोसिटी और वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम वेलोसिटी नहीं लेते, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लेते हैं, फोर्स लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन लेते हैं। तो फोर्स और एक्सेलरेशन क्या रहते हैं, दोनों में इक्वल आ रहे थे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन यही कहती है कि अगर आप मान लीजिए कोई एक निर्देश फ्रेम ले रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए उसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो कोई भी फिजिकल जो इवेंट होगा उस फिजिकल इवेंट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों क्या होंगे, दोनों में, या गति के जो नियम होंगे वो दोनों में क्या होंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये मेरा पहला पोस्टुलेट है, ठीक है, आप लिख लेना इसको, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर बनता है, ऐसे तो कभी बना नहीं है, लेकिन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए, सीधा सीधा आप गैलियन पे चले जाइए। गैलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही पहला पोस्टुलेट है, ठीक है। दूसरा जो पोस्टुलेट आता है सेकंड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की जो भी आप थ्योरी डेवलप करेंगे वो किस पे करेंगे, दूसरे वाले पोस्टुलेट पे डेवलप करेंगे, ठीक है। दूसरा वाला पोस्टुलेट जो है वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दूसरा पोस्टुलेट कौन सा है, ये हमारा, कि लाइट की वेलोसिटी है वो क्या रहती है, इनवेरिएंट, ठीक है। लाइट की वेलोसिटी मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो क्या है, इनवेरिएंट है, और वो क्या है, लाइट की वेलोसिटी, ठीक है। इनवेरिएंट मतलब इनवेरिएंट तो नहीं, इनवेरिएंट तो और भी बहुत सी हो सकती है, या मैं कह सकता हूँ कि एक ही चीज ऐसी है जो क्या है, निरपेक्ष है ना, एब्सोल्यूट है, और वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट एब्सोल्यूट क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड नहीं करती है किस पे, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मूव कर रहा है तो भी वैल्यू कितनी रहेगी, सी। नॉर्मली क्या होता है, आप देखिए एक गाड़ी मान लीजिए इस तरफ मूव कर रही है, उसके साथ साथ दूसरी गाड़ी मूव कर रही है ना, v1 v2 वेलोसिटी से, तो हम क्या कहते हैं, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 माइनस v2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट में मूव करी तो हम क्या कहते हैं, इसकी v1 है इसकी v2 है, तो दोनों को जोड़े, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, तो v1 प्लस v2 करते हैं ना हम ये चीजें। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से क्या है, टॉर्च है आपके पास, और टॉर्च के रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अगर ये दोनों स्टेबल है तो जैसे टॉर्च चलाओगे तो सी वेलोसिटी से यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब मान लीजिए ये मूव कर रहा है और आपने टॉर्च चलाई तो भी इससे आप अगर मेजरमेंट करोगे तो कितनी आएगी, तो भी सी आएगी। अगर ये इधर मूव कर रहा है, इससे आप टॉर्च चलाते हो तो भी ये कितनी आएगी, सी आएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो इसका मतलब क्या, यह दोनों टॉर्च आपने ऐसे रखी है, इसकी सी वेलोसिटी इसकी सी वेलोसिटी, आपने टॉर्च ऑन करते ही लाइट की वेलोसिटी, इस लाइट की वेलोसिटी की रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो भाई ये तो सी से इधर जा रहा है, ये सी से इधर जा रही है लाइट, तो दोनों की रेस्पेक्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, v1 प्लस v2, तो क्या हुआ, सी प्लस सी, तो कितना हुआ, 2c होना चाहिए, लेकिन वो कितनी आएगी, सी आएगी। अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में करके ऐसे, मान लीजिए सेम डायरेक्शन में करके ऐसे करते हैं, तो क्या हुआ, आपने दोनों स्विच एक साथ ऑन किए तो दोनों लाइटें एक साथ चल रही है, तो इसके रेस्पेक्ट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0, लेकिन कितनी होती है, सी होती है, ठीक है। तो है ही नहीं कंफ्यूजन, मतलब ये कंफ्यूजन है, और यही हमें क्या माना, पोस्टुलेट माना गया है कि लाइट की जो वेलोसिटी है, मैं ये लिख देता हूं, दूसरा पोस्टुलेट क्या है, सी जो है वो क्या है, इनवेरिएंट है, क्या है, इनवेरिएंट है, या फिर कह सकते हैं एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये क्या है, एब्सोल्यूट है या फिर
किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है अगर माध्यम की गति करे तो, ठीक है। या कह सकते हैं सभी प्रेक्षकों, प्रेक्षक मतलब जो कि ऑब्जर्वेशन लेता है, तो सभी जो ऑब्जर्वर है उन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है, इनवेरिएंट है, एब्सोल्यूट है। बस ये अगर ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट है, और इस पोस्टुलेट का कोई भी जो है आप कह सकते हैं कि प्रूफ नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, जब इस पोस्टुलेट को लेके हम आगे चलते हैं, इस पोस्टुलेट को लेके जब हम आगे चलते हैं, एक थ्योरी डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनका जब इक्वेशन बना के उनको सोल्यूशन करते हैं तो वो एग्जैक्टली वही वैल्यू देते हैं जो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली हमें होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ये कंप्लीट है, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। अब जो इसका कह सकते हैं कि एक तरह से मैथमेटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया था वो किसने दिया था, लोरेंज ने दिया था, ठीक है। तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ मैं स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ। मैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के डेरिवेशन पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि 2 पेज का डेरिवेशन से हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, ठीक है। और लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा फेमस है कि आपको उसके फॉर्मूले तो याद रहते हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन जो है ना, अगर मान लीजिए उस पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप अटक जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से आप मानिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलते हैं हर पेपर में। आप चाहे कॉलेज एजुकेशन का दे दीजिए, टेक्निकल एजुकेशन का दे दीजिए, फर्स्ट ग्रेड का दे दीजिए, जहाँ पे भी ये कोर्स में है वहाँ से आपको 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे, एक जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है उससे, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से बता रहा हूँ, जो अपने कोऑर्डिनेट वाले हैं उससे मिल जाता है, एक हमें लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन या टाइम डायलेशन से मिल जाता है, और ऐसे ही मतलब इन दोनों में से कोई एक मिल जाता है, और ऐसे ही दूसरा जो हम मास वाला जो है ना, मास और एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है, उससे एक क्वेश्चन और मिल जाता है, 1 या 2 भी मिल जाते हैं कई बार। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, लेकिन 4 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में। वो किससे, इस अभी जो 2 दिन में हम पढ़ने वाले हैं उस वाले से ना, ठीक है। और मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप बेस्ट कर रहिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या उसको सॉल्यूशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, बहुत सिंपल तरीके से होता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो इनको मिस मत करिए ना। चलिए, तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके अंदर क्या है कि लाइट, हमें किस पे बात करनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट पे बात करनी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास, सपोज कर लीजिए, मैं लिख लेता हूँ, टॉपिक हमारा क्या है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज रूपांतरण, इंग्लिश में कहेंगे तो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लोरेंज रूपांतरण है, वो लोरेंज रूपांतरण क्या है आपका, कि लोरेंज रूपांतरण है कि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं, और किसके लिए जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए जा रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट यानी कि इनवेरिएंट है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए ये आपके पास इनिशियल कंडीशन थी कि एस और एस डैश, ठीक है। एस और एस डैश जो है स्टार्टिंग के अंदर है ना, इनिशियल केस के अंदर क्या था, जेड डैश, और सॉरी वाई ले लेते हैं इसको, जेड रहने कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड डैश, एक्स डैश, और वाई डैश, और एस डैश, ये सब क्या है, एक ही जगह है। ये ओ और ओ डैश दोनों एक ही, यानी कि क्या है, एक दूसरे पे कोइंसाइड किए हुए हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, आपका एक टॉर्च रखी हुई है, इससे आप क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। तो लाइट ऑन करते हैं तो लाइट का क्या होगा, वेव फ्रंट होता है, तरंगाग्र होता है, गोल लाइट है तो इसका मतलब क्या होगा, गोलीय तरंगाग्र होगा, वो आगे की तरफ बढ़ता है और एक पॉइंट पी तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, टी टाइम में एट पॉइंट। ये कब की कंडीशन है, ये जब टी इक्वल टू 0 की तब कंडीशन है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट कंडीशन में कि एस डैश जो है वो एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। एस डैश मूव विद वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू s। s जो है वो आपका स्थिर है, स्टेबल है। s डैश क्या करता है, इसमें मूव करता है, किस डायरेक्शन में, x में। किस डायरेक्शन में मूव करता है, ओनली x में मूव करता है, तब की बात मैं कर रहा हूं। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या बन जाएगा, नेक्स्ट डायग्राम अगर हम बनाना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरह का बनेगा। s आपका यहीं रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स डैश, वाई डैश, एस डैश, वाई और
जेड डैश, जेड और ओ डैश, ठीक है। ये डिस्टेंस किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। क्या हुआ? ये कब की बात है? जब t इक्वल टू टी टाइम पे, टी टाइम आफ्टर जो हमारे पास कंडीशन कौन सी मिलती है ये, तो यहाँ पे जो पॉइंट है हो क्या रहा है, लाइट भी क्या कर रही है उसके साथ मूव कर रही है, क्योंकि हमने क्या किया, टॉर्च ऑन की, ऑन करते ही मूव करता है। टी टाइम बाद हम देखते हैं कि लाइट कहाँ पहुंचती है, उसका वेव फ्रंट यहाँ पहुंचता है, तो ये कहाँ पहुंच जाता है, ये इस वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है, जेड डैश और टी डैश, ठीक है। दूसरा एक्स, वाई, जेड और टी। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहां से आना चाहिए, क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अभी तक जितने हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिए थे उसमें टी नहीं लिया था, यहाँ टी अलग अलग क्यों ले रहे हैं, यहाँ टी अलग अलग क्यों ले रहे हैं? तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ टी लेने का रीजन ये हुआ कि हम क्या मान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए c इक्वल टू क्या होगा, ये इतने डिस्टेंस मान लीजिए x तय की है, टाइम इसको t लगा, तो वो मेरा क्या है, वेलोसिटी है, यही है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ये जो है वो क्या रखना है, कांस्टेंट, यानी कि ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब c क्या रहना चाहिए मेरा, कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो c कभी कांस्टेंट रह सकता है कि अगर t दोनों में सेम हो तो नहीं। लेकिन अगर t और c दोनों चेंज हो रहे हैं, मान लीजिए t और c दोनों, तो t और x दोनों चेंज हो रहे हैं, जब दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तब ये कांस्टेंट रह सकता है, रह सकता है। ऑब्वियसली बात है, क्यों रह सकता है, क्योंकि मान लीजिए x बटा तो t बढ़ गया तो क्या हुआ, x और t दोनों बढ़ गया, तो इसका मतलब कांस्टेंट 2/2 करो चाहे 4/4 करो, दोनों एक ही बात आना वरनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि t भी अगर चेंज हो रहा है ना, x के साथ साथ अगर t भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब मान लीजिए टाइम अलग अलग होता, सपोज करो इसके अंदर मैं निकालता x डैश और इसमें भी t लेता, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्योंकि x और x डैश क्या है, वो कभी इक्वल नहीं होंगे। अगर आप वहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ c इक्वल रहना चाहिए, तो क्या x और x डैश इक्वल रहेंगे? वो तो नहीं रहेंगे, पता है हमें, वो चेंज होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो अगर t में सेम मान लो तो इसका मतलब क्या, ये तो c आएगा क्या, ये जब ये c आ रहा तो ये c आएगी, आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपने चेंज करे, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ साथ टाइम भी चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तो जरूर आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते तो यहाँ पे टाइम भी क्या है, जो टाइम हम अब तक इनवेरिएंट मानते आ रहे थे, यानी कि एक घटना के लिए, समझना मेरी बात को, एक घटना के लिए, यानी कि अगर मैं देखता हूँ किसी चीज को, सपोज कर लीजिए कि एक कोई भी वस्तु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, और मेरे लिए टाइम कितना है, वो मेरे लिए वो टाइम कितना है, मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जा रहा हूँ, मतलब मैं लाइट के वेग की उसकी बात करूँ वहाँ पे है ना, उस केस में ढूंढना, अपने नॉर्मल वाले केस में नहीं। नॉर्मल तो ऐसा नहीं होता कि टी जो है वो हमारा इक्वली होता है, लेकिन अगर नॉर्मल केस की बात नहीं है, हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाके उस चीज़ को देख रहे हैं, लाइट की वेलोसिटी को, तो लाइट की वेलोसिटी को यहाँ से वहाँ जाने में सपोज कर लीजिए मेरे लिए जो है टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा, तो हो सकता है कि वहाँ खड़ा दूसरा आदमी उसके लिए 1 सेकंड लगे, ठीक है, वो टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस और ये सारी चीजें इसमें चेंज हो सकती है, एक तो ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया है, टी को अलग लिया है। आफ्टर टाइम टी, टी कहाँ मेजर किया हमने, यहाँ मेजर किया, तो उसमें कितना हुआ, टी डेज हुआ, ठीक है। चलिए अब इसके लिए जब हम क्या निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसका x का x डैश में, तो आप क्या देखते हैं कि x डैश इक्वल टू क्या आता है, x डैश इक्वल टू आता है अल्फा, ठीक है, x डैश इक्वल टू क्या आता है, अल्फा x माइनस वी टी। गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये अल्फा नहीं था, ठीक है, सीधा सीधा क्या था, x माइनस वी टी हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, अल्फा, और यहाँ से अल्फा जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो क्या होता है, वो होता है 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो मेरा x डैश है वो मिलेगा मुझे x माइनस वी टी अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, पहली चीज। तो दूसरा जो y डैश है वो किसके बराबर होगा, y के, z डैश है वो किसके बराबर होगा, z के, और जो t डैश है उसमें चेंजेस आएगा, ठीक है। t डैश जो है, क्योंकि देखिए x डैश में जब मोशन नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन t डैश जो है वो क्या रहेगा, इसमें अलग रहेगा। वो टी डैश क्या रहेगा, टी डैश भी बड़ा सिंपल था, वो भी रहेगा अल्फा टी माइनस ये वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, है ना, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये दो चीजें आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जब हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको आगे लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो एक चीज क्या ध्यान रखनी है इसमें, अब यहाँ से जो आपके एक क्वेश्चन करने में जो कंफ्यूजन होंगे वो आप यहीं दूर कर लीजिए। पहली चीज, तो पहली चीज क्या है कि जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, मोशन जो है वो x डायरेक्शन में हो रहा है, y डैश और y एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, और z डैश और ये क्या चल रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। तो
एस डैश के पी पे नहीं, पार्टिकल पे नहीं, एस डैश जो है ना, जहां से जो मूवेबल अपना वो है, तो एस डैश है उसकी वेलोसिटी या वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली बन गई। ठीक है, तो x माइनस वी टी अपॉन ये। अब सपोज करो मान लीजिए ये y डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या होता, मान लीजिए ये मोशन इस तरह से हो रहा होता। ठीक है, इस तरह से जो आपका z वाला है और x वाला है वो क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, और y में मोशन हो रहा है, y में वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इस केस में अब क्या होता, तो इस केस के अंदर है ना, तो इस केस के अंदर क्या होता है, अगर y डायरेक्शन में मूव होता है तो x क्या आता है, x डैश तो x के बराबर आता है, जो y डैश होता है हमारा वो क्या हो जाएगा, y माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, और z बराबर क्या होता है, z डैश होता है, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसी बनती। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन ये बनती है। ठीक है, अब इसका रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स क्या, रिवर्स के अंदर कि मुझे मान लीजिए x नहीं देकर x डैश दे रखा होता तो मुझे क्या कैसे निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाता है, वो हो जाता है x डैश प्लस वी टी, बस यही चेंजेस करना है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, और y बराबर y डैश रहता है, z बराबर z डैश रहता है, और t बराबर है ना, यहाँ पे चेंजेस होता है तो t किस में हो जाता है, प्लस। क्योंकि देखिए अगर ये क्यों चेंजेस हो रहा है, s डैश अगर v डायरेक्शन v वेलोसिटी से जा रहा है तो s किससे जा रहा है, माइनस v वेलोसिटी से जा रहा है ना, इसलिए क्या होता है यहाँ माइनस v से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी ये वाली t वाली अल्फा, या चलो अल्फा थोड़ा उसी को लिख देते हैं, तो टी डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट। ठीक है, आगे दोनों ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स देके एक्स डैश पूछे तो ये वाली इक्वेशन, और देखो ये गिवन है और ये पूछे गए हैं तो हमारी जो फर्स्ट में लिखा वो इक्वेशन हो गई, ये गिवन है और ये दिए गए हैं तो हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो अभी मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तक ही। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन मैक्सिमम था। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर होगा वो किस पे होगा, वो होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के वेलोसिटी वाले पे। ये क्वेश्चन आपको पूछे या नहीं पूछे, लेकिन वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन आप देख लेना, हर एग्जाम में आपको मिलेगा वेलोसिटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और उसके अंदर 95% लोग उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। 95% लोग उसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करके आते हैं, सिर्फ और सिर्फ की वजह से फॉर्मूला याद है उसके बावजूद नहीं हो पाता। उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि किसको मैं क्या मानूं, वो डिपेंड करता है किस वेलोसिटी जो गिवन है ना, किस वेलोसिटी को मैं किसको मैं एस फ्रेम मानूं, किसको एस डैश मानूं, किसको वी यू एक्स मानूं, किसको यू एक्स डैश मानूं, वो कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन सारा का सारा मैं आपको कल दूर कर दूंगा और एक बार में ही आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है अगर आप ढंग से करते हैं तो। ठीक है, आप एक बार अगर समझ लेंगे उसको तो जिंदगी में आपके कभी भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।